ठीक है, आज जो हम लोग देखेंगे दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। एक्चुअली पहला फिजिक्स का चैप्टर है देखा जाए तरीके से, ठीक है। मेजर चैप्टर में नहीं आता, मतलब एक तरह से ऐसा चैप्टर है जो कि बेसिक नॉलेज को देता है, जिनका आपको विशेष कर ध्यान रखना होगा। आगे भी सिंपल चैप्टर है, टिपिकल नहीं है, ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन बात यही है कि पूरे फिजिक्स में कई सारी चीजें आपको अभी नई दिखाई देंगी, ठीक है। यहाँ इस चैप्टर के अंदर खासकर फॉर्मूलेज इतने सारे रहते हैं जो कि याद नहीं रखने आप, ये सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि वो एक्चुअली 11th 12th पूरी फिजिक्स के फॉर्मूलेज हैं, जिनका इस्तेमाल इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स को कंपेयर करने के काम आता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। मतलब देखने में अभी फॉर्मूले डरावने दिखेंगे बहुत सारे, लेकिन ये नहीं है कि सर ये तो हमें आता ही नहीं है, तो वो किसी को नहीं आता 11th में। अभी स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आएगा आपको अभी फिलहाल, लेकिन वो फॉर्मूलेज आपको गिवन होंगे, कहीं ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, तो आप निकाल सकते हैं, सही है। खैर उससे पहले अपन बात करेंगे थोड़ा कि इस चैप्टर के अंदर में जो सबसे पहली चीज दे रखी है दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में इंफॉर्मेशन बोली गई है। यूनिट्स सभी लोग जानते होंगे, आई थिंक जानते हो क्या यूनिट, व्हाट इज अ यूनिट? यस सर। क्या होता है, थोड़ा बताने की कोशिश करो। Expresses the magnitudes of physical quantities. ओके, एक्सप्रेसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और वैसे तो आधा पर्दा ही था ये तो। सबसे पहले एक चीज बात करते हैं हम लोग, यूनिट्स की चर्चा तो मैं बाद में करूंगा। आई टॉक अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी। एक नाम इन्होंने बोला, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। क्या मतलब निकलता है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या बताती है, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? व्हाट कैन बी सेड एज अ फिजिकल क्वांटिटी? The quantity which can be measured. करेक्ट, वेरी नाइस। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड विथ ओरिजिनल गिवन, या कुछ स्टैंडर्ड स्केल्स के थ्रू हम लोग उनको मेजर कर सकते हैं, दैट आर नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल, एक ही बात, द क्वांटिटीज which can be measured with the help of some standard scales, ठीक है। सम स्टैंडर्ड स्केल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ऐसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो। जैसे एग्जांपल वाइज सबसे बेस्ट एग्जांपल तो लेंथ है, ठीक है, ये तो सभी लोग मेजर करते हुए आए होंगे। लेंथ हो गया, ठीक है, और बोलो, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, Pressure हो गया, गुड, प्रेशर गेज। फोर्स भी हो गया, फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी ही है, ठीक है। और कोई एग्जांपल? Mass. मास, गुड, मास, वेट, ठीक है। एक और बताओ। momentum. ठीक, तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक्सेट्रा बहुत निकल के आ जाएंगी। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम लोग मेजरमेंट ले सकें या जिनका वो मेजर किया जा सकता है, कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी दे सकते हो, कुछ नंबर दे सकते हो, कुछ यूनिट के बारे में बता सकते हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को फिजिकल नहीं बोला जाएगा जिनका मेजरमेंट अभी तक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल वाइज मैं बोलूं, हंगर या भूख, भूख कितनी लगी है, तो आपके पास में कोई डिफाइंड स्टैंडर्ड नहीं है। आप कहते हो बहुत भूख लगी, बहुत कोई लॉजिकल स्टेटमेंट है क्या? ठीक है, तुम्हारी भूख कंपेयर टू एक मोटे आदमी के रेस्पेक्ट में तो बहुत ही कम होगी, ठीक है। तो एक प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने आज आपको 10 किलो भूख लगी है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। या मैं 10 किलोमीटर भूखा हूँ, ऐसा कौन सा लॉजिक हुआ? ये कोई सेंस
नहीं बनता। ठीक है, अभी तक हम लोग मेजर नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनको फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं रखा गया। सही है। अच्छा, इसी के बाद में टर्म आती है दैट इज नोन एज मेजरमेंट्स। व्हाट इज अ मेजरमेंट? क्या बोलोगे मेजरमेंट को? बोलो। मेजर करते हो ना कोई भी चीज को, कोई प्रोसेस होगा मेजर को, उसको डिफाइन करने की कोशिश कर सकते हो तो करो, कोई भी। अरे बताओ भाई, कुछ तो मतलब होगा, मेजरमेंट करते कैसे हैं, कुछ भी ऐसे ही अंट संट बोलो चलेगा। Which can express the size and dimension of an object. ओके, सिर्फ साइज और डायमेंशन की ही बात करी जाएगी क्या, या टेम्परेचर मेजरमेंट नहीं होता? होता है। फिर वो एक अलग फैक्टर हो गया। सही, बढ़िया है वैसे, कुछ हद तक सही बोला। और कोई? ओके, लिसन, मेजरमेंट ऐसी चीज है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, आप ऐसे समझो, इट इज ऑलवेज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ वन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ अ बॉडी with respect to the predefined scales या प्री-डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लेंथ मेजर करने की कोई बात करे तो क्या करते हो आप? आपके पास में स्केल होगी घर पे, या वो हो सकता है इंची टेप हो सकता है, उससे क्या करोगे आप? जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको मेजर करने की कोशिश करोगे। कैसे मेजर करते हो? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हो और कंपेयर करते हो। क्या करते हो? कंपैरिजन करते हो एक ऑब्जेक्ट का, उसकी लेंथ का, किसकी हेल्प से? अपनी स्केल के रेस्पेक्ट में, कि हाँ भैया मेरी स्केल का आधा है या इतने डिविजन्स आए हुए हैं। तो अगर आपको वो डिविजन्स ही नहीं पता होते, मान लो आपके पास में एक ऐसी स्केल है जो खराब हो चुकी है, जैसे तुम्हारे टाइम में होता होगा, स्केल पे कभी मीजर करके तो तुमने लाइनें खींची नहीं होंगी, हमेशा क्या है, उसको सीधी लाइन खींचने के लिए काम लेते हो। ये समझ में आता है? ओके, तो हमेशा आप उसकी लाइन को सीधा लाइन खींचने के काम में लेते हो। अगर ऐसा सोचो कि आपको मैं बोल दूं, आपके पास में जो 15 सेंटीमीटर वाली स्केल है, मैं उसमें बोलता हूँ कि आप 7.5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच के दिखाओ उससे, क्या करोगे? स्केल को रखोगे, ठीक है, उसके साइड साइड से लाइन खींचते चलोगे। कब तक खींचोगे? जब तक 7 सेंटीमीटर उस स्केल पे ना दिखाई दिया जाए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं किया, मान लो ऐसा हो जाता कि उसके स्केल के जो रीडिंग्स हैं या जो क्या बोलेंगे उसको, मार्किंग्स हैं, वो गायब है, क्या उससे आप 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच सकते हो? बताओ। नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो कंपैरिजन करने वाला फंडा तो वो खत्म हो गया। आपको मैंने एक ऐसा, जैसे कि जैसे सब्जी वालों के पास में देखे होंगे, वो पत्थर रहते हैं, ठीक है, वजन नापने के लिए, वो सब्जी तोल के दे देता है आपको, और उस पत्थर के ऊपर कोई मार्किंग नहीं है, ठीक है, उस पत्थर का कितना वजन है कुछ नहीं पता, वो कहता है हाँ ये पत्थर 250 ग्राम का, तुम मान लेते हो सकता है बेवकूफ़ बना रहा हो तुमको, ठीक है, हो सकता है वो 50 ग्राम का हो सकता है 500 ग्राम का हो। 500 ग्राम का हो सकता है क्या वो पत्थर? नहीं, जो डिफाइंड है उससे तो कम ही देगा, ये तो लॉजिकल है। तो आप ऐसे मेजरमेंट्स नहीं लगा सकते जिनके ऊपर में प्रॉपर स्केलिंग ना हो या प्रॉपर डिफाइंड स्टैंडर्ड्स नहीं गिवन है, ठीक है, तब तक आप नहीं बता सकते कि आपका मेजरमेंट क्या है। तो मेजरमेंट करने के बाद में जो भी क्वांटिटी जनरेट हो रही है, वो कैसा प्रोसेस से जनरेट हुआ? वो हुआ कंपैरिजन प्रोसेस से। आपने एक स्केल को दूसरे एक्चुअल लाइफ या रियल लाइफ सिनेरियो को कंपेयर करके देखा कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं। क्या कुछ समझ में आया मेजरमेंट का क्या मतलब निकल के आता है? ओके, मतलब मेजरमेंट is the process of
comparing a physical quantity with some predefined standards known as scales. तो ये चीज यहाँ पर भी आ गई, ठीक है। मेजरमेंट का वो प्रोसेस है जो कि कंपेयर करके आप एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरी डिफाइंड स्केल्स के साथ में कंपेयर करके जो भी वैल्यू लिखते हो, दैट इज अ मेजरमेंट प्रोसेस, ठीक है। बोलो कुछ समझ में आए? कोई डाउट है? पूछो। ओके, क्या है ये तो सिंपल सिंपल सी चीज है। अच्छा, तो यूनिट्स, अब यूनिट्स की बात आ गई। यूनिट्स क्या है वो भी? यूनिट को अगर बोला जाए तो these are standard which are used to कह सकते हैं जनरेट, या जनरेट ना बोले, टू गिव अ वैल्यू to the measurement of a physical quantity. आप यूनिट्स को ऐसे समझें कि यूनिट वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी हम लोग अभी तक बात करते हुए आए हैं, ठीक है। यूनिट की बात करते हैं तो बहुत तरह के यूनिट्स हो सकती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल वाइज अगर मैं बोलूं, लेंथ की यूनिट क्या हो सकती हैं? बताओ मेजरमेंट के लिए कुछ एग्जांपल्स दो। मीटर, मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, किलोमीटर, होती है, ठीक है। यार्ड भी होती है, फीट भी होती है, फुट, हाँ नैनोमीटर। करेक्ट। अब ये सोचो कि ये बहुत सारी यूनिट्स हैं, ठीक है। यूनिट्स तो बहुत हैं। पहले के टाइम पे अगर सोचोगे तो अगर अपने दादा दादी से अगर कभी बात करो तो उन लोगों का मेजरमेंट का तरीका ही अलग होता है लेंथ का। वो कहता है कि यहाँ से दुकान कितनी दूर होगी, कहता है 100 कदम दूर है, 50 कदम दूर है, ऐसी बातें बोल देते हैं कि हम, हमारा गांव का जो स्कूल था वो 50 कोस दूर था। 50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है ना, तो बंसल में आ जाता है, ठीक। ऐसा फंडा है, बहुत गंदा जोक था, कोई भी बात नहीं, चलो चलेगा। हाँ, तो मेजरमेंट करने के लिए आपने जो यूनिट डिफाइन की हैं, यूनिट्स मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स आपने पहले से देखे गए कि हम लोग, जो आम आदमी था वो क्या यूज करता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पर अभी तक मैं जो लेंथ है वो मैं अपने पैरों से नापता हुआ आया हूँ कि मतलब हाँ 10 कदम, 50 कदम, तो मेरे हिसाब से जो मेरी यूनिट है लेंथ की वो क्या होगी? मैं अपने कदमों से पूरी दुनिया को नापना चाहता हूँ, इस तरह का लॉजिक, सही। वहीं कोई दूसरा आदमी है वो कहेगा मैं पैरों से नहीं नापूंगा, मैं हाथों से नापूंगा, ठीक है। तो उसके यूनिट ऑफ सिस्टम अलग हो गया, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स आप बना रहे हो, उन स्टैंडर्ड्स को ही हमने क्या बोला? यूनिट्स, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो? एक न्यूमेरिकल वैल्यू या एक जनरल वैल्यू दे देते हो एक पर्टिकुलर मेजरमेंट को, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेंथ के केस में अपन अगर बात करें, या वेट के केस में बात करें, वजन की बात करते हैं, तो मान लो आपका वेट किसी ने नापा पत्थरों की हेल्प से। उसने कहा कि 5 बड़े बड़े पत्थर अगर मैं रख दूं तो ये बराबर हो जाते हैं। तो आपको क्या वैल्यू दे दी उसने? 5 पत्थर। इसका वजन कितना है? 5 पत्थर। वहीं अगर आप जनरल वेइंग स्केल पे चढ़ के देखोगे तो हो सकता है वो वजन कुछ और निकले, दैट विल बी 40 kgs, राइट। 40 किलो अगर निकल के आ गया तो वो आपका वेट निकल जाएगा। अच्छा, ये समझ में आता है मुझे? अगर बताओ कि वेइंग मशीन क्या रीड करती है, मास या वेट?
Weight. वेट मेजरमेंट है या मास मेजरमेंट है? Weight. वेट क्या है? वेट फोर्स है या कुछ और? वेट इज फोर्स आई थिंक, है ना? mg से लिखते हो अगर थोड़ा बहुत भी पता है तो, Yes, sir. है ना? वेट बराबर मास इनटू ग्रेविटी, राइट? तो मुझे ये Yes, बताओ sir. वेइंग स्केल के अंदर में फिर ऐसा क्यों लिखा रहता है? जैसे तुम चढ़े तो 60 kg, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ वेट और मास। Mass. देन व्हाई इज दिस एनॉमली? ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल तो है। वेइंग मशीन रीड क्या कर रही है? मास रीड कर रही है या वेट रीड कर रही है? ये भी अपने आप में सवाल फोर्स है। ऑफ ग्रेविटी को माइनस करते हैं। क्या बेटे, क्या? फोर्स ऑफ ग्रेविटी को माइनस करते हैं शायद इसमें। नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को माइनस करना सही बात नहीं, फिर तो जीरो ही आ जाएगा। आपका वजन किस वजह से आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से ही तो आ रहा है। Gravity. एक मिनट। ओके, तो आपका जो वेट है वो तो ग्रेविटी की वजह से ही आएगा। अकेले मास का तो कोई लॉजिक भी नहीं बनता। आप जमीन पे खड़े ही नहीं रह सकते उस कंडीशन में, सही है? खैर ये अपने आप में एक सवाल है, इसके बारे में सोचना। अरे यार, एक मिनट रुकना, आई विल बी बैक। জল দেবে একটা বোতল জল। হ্যাঁ। ऑलराइट, लुक्स गुड। हाँ, ये सवाल को आप सोचेंगे क्या कि व्हाट डज अ वेइंग स्केल मेजर? नाम तो वेइंग मशीन ही है ना, मापती तो वेट ही होगी शायद, ठीक है? ये सवाल है। और अगर ऐसा है कि वेट को मेजर करती है तो आंसर मास में कैसे आ जाता है, ये भी सवाल है, ठीक है? तो मैं ऐसी बात कर रहा था कि यूनिट क्या हो सकती हैं। यूनिट आर द स्टैंडर्ड, या जिस मेजरमेंट को हम लोगों ने लिया उसको हम किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, अपने सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है? अपना सिस्टम अलग अलग हो सकता है, ये समझ में आ रही बात? कोई किसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट को मेजर करता है, कोई किसी तरीके से, इसलिए ऐसा काम भी किया गया है जिसे आप लोग शायद कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बोलते हैं। एसआई सिस्टम नाम सुनाइए। Yes, sir. एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स जैसे बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, या स्टैंडर्ड भी बोल देते हैं जनरल लोग, स्टैंडर्ड सिस्टम, ठीक है? तो ऐसी यूनिट्स और सिस्टम में हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जितने लोग उतनी बातें वाली कंडीशन थी कि जितने लोग मिल रहे हैं वो उतनी तरह की यूनिट्स बना रहे हैं, ठीक है? तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन जनरेट हो गया किसी चीज में, उसकी वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ा, एक कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाने पड़े जिनका नाम पड़ा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिनमें से वाइडली यूज 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। इनमें से पहली है जो सबसे ज्यादा यूज होती है, दैट इज एसआई सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एसआई, ठीक है? मतलब यूनिट का तो मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके बाद में ऐसी बात करी गई कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी डिफाइन किए गए,
इसका रिक्वायरमेंट क्या था वो तो बाद में बात करेंगे, पहले ये सोचो कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, ऐसा ही सिस्टम है, शायद ये तो सबको ही पता होगा आई थिंक, ठीक है। दूसरा बोलो, और कोई सिस्टम आता है कि? CGS system. हाँ करेक्ट, CGS सिस्टम। और FPS, FPS करेक्ट, MKS, MKS ठीक है, यही वाइडली यूज्ड है, ठीक है। और भी होंगे, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो हमें गिवन है उन्हीं पे हमें चर्चा करनी है, ठीक है। आप ऐसे सोचो कि SI सिस्टम और MKS सिस्टम में काफ़ी सिमिलैरिटी है, ठीक है, क्योंकि आप में आपको कोई फर्क नज़र नहीं आएगा। देखा जाए तो MKS सिस्टम से ले जाते हुए आप लोग SI सिस्टम पे बने हैं, ठीक है। इनका मतलब क्या निकल के आ रहा है, पहला चीज CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। खुद सोचो, इस सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ किस में नापी जा रही होगी, सेंटीमीटर्स में, ठीक है। मास किस में नापा जा रहा होगा, ग्राम में, और टाइम किस में नापा जा रहा होगा, सेकंड्स में, ठीक है। FPS सिस्टम में होगा बेटा फुट पाउंड सेकंड, पाउंड इज द यूनिट फॉर, बोलो पाउंड किस में नापते हो, मास, मास करेक्ट गुड। MKS बोलो, मीटर मीटर, किलोग्राम सेकंड, ठीक है। ये भी देखो, ये अगर इसको पहचानोगे तो ये पूरा SI सिस्टम में यही चलता है शायद। SI सिस्टम में व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, SI में kg. केजी है ना, हाँ। और लेंथ की मीटर, और टाइम की Meter. Second. सेकंड। तो देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि SI सिस्टम काफी हद तक MKS सिस्टम से ही ड्राइव होता हुआ निकला है, ठीक है। आपको ज्यादा इस्तेमाल किसका पड़ेगा, SI सिस्टम का, ठीक है। इसे बोलते हैं मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल के नाम से ही आप समझ लें, बाकी तो सिस्टम ही इंटरनेशनल करके है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सेंट आ जाता है पर्टिकुलर, सही, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। इट इज द सिस्टम इंटरनेशनल फॉर द यूनिट्स, इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड माना हुआ है, यहीं इसी पे मैक्सिमम क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ के बाद में CGS तक जा सकता है, CGS के बाद में FPS और MKS का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। FPS पे जाना इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते क्योंकि इनकी वैल्यूज बहुत खराब आती है। क्या ये पता है 1 किलोग्राम बराबर हाउ मेनी पाउंड, पता है क्या किसी को? 1 पाउंड में या 1 किलोग्राम में कितने पाउंड्स होते हैं, या उल्टा भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पाउंड बराबर हाउ मेनी किलोग्राम्स और ग्राम्स। केक वेक ऑर्डर नहीं किए कभी तुमने, पाउंड में ही चलते हैं शायद। 1 kg बेटा 2.2 पाउंड के बराबर होता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अच्छा ये बताओ 1 फुट बराबर हाउ मेनी इंचेस, 1 फुट कितने इंच के बराबर होता है? अरे ये तो पता होगा, सबने हाइट वाइट नापी है ना। 12. हाँ 12। एंड 1 इंच बराबर हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, ये पता है क्या? कुछ इंपॉर्टेंट बातें यही लिखा देता हूँ। पहली चीज 1 kg इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 पाउंड्स, ये काम आ सकता है कभी, ठीक है। दूसरा 1 फुट या 1 फीट जो बोलना चाहो इज अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर्स। 30 नहीं होता, 30 से ज़्यादा होता है। अगर प्रिसाइसली बोलूँ तो आप ऐसे समझो कि 1 इंच इज एक्चुअली 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 इंच इज
हाउ मच 2.54 सेंटीमीटर, ये काम आ सकते हैं इसलिए इनको ध्यान में रखने हैं आपको। इंच फुट का कभी कभार रिप्लेसमेंट आ सकता है, काइनेमेटिक्स में स्टार्टिंग में आपको हेल्प होगी इसमें। जी जानते हो, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, Yes, sir. क्या वैल्यू होती है बेटा? Yes, sir. 9.8 meter per second square. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कुछ जगहों पे देखोगे तो उसका जो क्वेश्चनों में 10. फीट के अंदर में भी दे रखा होता है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ 10 तो लेते ही हैं कॉमन सेंस में, 10 तो ले लोगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कई जगहों पर जैसे मान लो तुम ग्रेविटी का यूज करते हो, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां पे वेलोसिटी वगैरह सब किस में होती है? मीटर पर सेकंड में ही होती है शायद, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर मान लो ऐसा दे दिया, वेलोसिटी तुम्हें दे दी फीट पर सेकंड में, फिर क्या होगा? फिर तो तकलीफ आ गई ना। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन तो तब होगा ना जब पता होगा कि हाँ भैया 1 फुट कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर्स के बराबर है। ये बात समझ में आ रही? इसलिए कुछ कुछ जगहों पे ज्यादा एक्सट्रीम नहीं जाता, लेकिन आप फुट वगैरह में क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हैं बहुत ज्यादा। कई बार बच्चों को मतलब डेटा में ही घुमाने की कोशिश की जाती है, तो मिल जाएंगे ऐसे सवाल फीट वाले, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जन करने के लिए क्या जरूरी है। बोलो ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो हुई बात सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। अब ये बताओ कि इनका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा होगा? रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा? मतलब ऐसा क्यों नहीं कि जो जो जैसा मानना चाहता है वैसे ही मानता रहे? क्या दिक्कत है उसमें? ऐसा क्या क्या रिक्वायरमेंट हुआ होगा? क्यों ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स बने? मतलब सीजीएस क्यों बना, एफपीएस क्यों बना, एसआई क्यों बना? सबसे मेजर तो एसआई ही है। खुद से सोचो, लॉजिक दो। Inconvenience. Inconvenience, correct. Inconvenience is due to, inconvenience is deeply regretted, right? तो इनकन्वीनियंस हो क्यों रही होगी ये सोचो ना। इसका सबसे बड़ा शायद मेजर, हाँ बोलो। वो सारा जगह मिल नहीं पाता होगा, सबको मिल नहीं पाता होगा यस वो करेक्ट। पर्टिकुलर। पहला ये चीज समझो, देयर इज अ मास कंफ्यूजन ड्यू टू a lot of units। मतलब जितनी ज्यादा जगहों पे घूमोगे उतने तरह की यूनिट्स जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। तो वही वाली बात है, लेंथ की इतनी सारी यूनिट बन गई, कोई हाथ से नाप रहा है, कोई पैर से नाप रहा है, कोई सर से नाप रहा है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में इतना ज्यादा हो गया कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज करूंगा, ठीक है। आप किसी को लेंथ समझा रहे हो मीटर में, उसको पता ही नहीं है मीटर क्या होता है, ठीक है। पहला चीज तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या था कि भाई इतनी सारी यूनिट्स हो गई कि उसकी वजह से आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या एक, मतलब किस तरीके से मैं अपने मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करूं। पहली चीज, क्या ये क्लियर हुआ? ओके। दूसरा चीज क्या बोल सकते हो? बोलो बोलो बोलो, कुछ भी और क्या रीजन हो सकता है? कॉमन कंसेंट की बात भी होती है। कॉमन कंसेंट बिटवीन पीपल okay, common consent between people to, अबे दिमाग से उधर गया, कॉमन कंसेंट बिटवीन पीपल टू एक्सेप्ट अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। मतलब ऐसी बात होगी कि बहुत सारे लोगों को जब कोई डेटा शेयर करना होगा तो उनको एक पर्टिकुलर यूनिट्स में जनरेट करके आपको देना पड़ेगा कि हाँ भैया आज से मैं वजन को किलोग्राम में ही नापूंगा और 1 किलोग्राम इसके बराबर होता है, उसको पहले ही आप समझा दोगे।
जैसे आपको बोला जाएगा कि आप अपनी लेंथ किस में नापें, मीटर्स में नापें, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड में अभी भी लोग हाइट किस में नापते हैं, जैसे तुमसे कोई हाइट पूछेगा तो तुम बोलोगे 5 फुट 10 इंच, ठीक है। ये कन्वेंशनल मेथड है अभी तक। आजकल तुम अगर कभी किसी फॉर्म वगैरह में देखोगे तो हाइट मीटर्स या सेंटीमीटर्स में पूछी जाती है। ऐसा बोलते हैं कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हाइट, 165, 175। तो कई बार लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि अरे यार कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से बाहर निकलने के लिए, ताकि लोगों का एक मत हो, सही है, लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि हाँ भैया मुझे कोई डेटा शेयर करना है, तो आपको पता है कि आपको जो भी आप मेजरमेंट करोगे तो लेंथ के लिए मैं मीटर ही यूज करूंगा। तो उन्होंने सब लोगों को बोल दिया कि हाँ भैया अब से यही मानेंगे हम लोग। उससे क्या हुआ, सब लोग उसको मानने लगे और आपस में डेटा का एक्सचेंज हुआ, जिसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली। ये समझ में आ रहा है? एक टर्म भी याद आता है कि भाई विजिबिलिटी, तो क्या ही बोलेंगे इसमें, ठीक है। पहले ये बताओ, कंफ्यूजन वाली बात क्लियर हुई, कंसेंट वाली बात क्लियर हुई, ठीक है। और ऐसे सोचो कि रेगुलेटरी बनाना भी जरूरी था, रेगुलेटरी बॉडी भी बननी जरूरी थी। सो रेगुलेटरी बॉडी, so that a system of unit can be maintained properly, ठीक है। मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि आपने क्या किया, एक सिस्टम ऑफ यूनिट बना दी, ठीक है। उस सिस्टम ऑफ यूनिट को बनाने के बाद में उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, आपने बोल दिया कि हाँ भैया ये स्केल की लेंथ 1 मीटर है और बना के छोड़ दिया। कुछ समय बाद में उसमें कुछ खराबी आ गई, कहीं से टूट टाट गई, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ गया, फिर कोई पता ही नहीं, ओरिजिनल वैल्यू खत्म हो गई। तो अब आप मान लो कोई नया आदमी आपसे आके पूछता है कि हाँ भैया 1 मीटर क्या है, तो आपके पास में कुछ है ही नहीं बताने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास में ओरिजिनल डेटा खत्म हो गया। तो ऐसे ही थोड़ी किसी चीज को जनरेट कर देंगे, उसके लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम बना के या एक रेगुलेटरी बॉडी जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। जिसी का नाम ऐसा ही सिस्टम पे चला गया, वहां पर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सारी चीजों की यूनिट्स को जनरेट करके रखा हुआ है, ताकि उनमें कोरोजन ना हो या उनमें कोई कहते हैं कि डैमेज ना हो, ठीक है। आपको पता है 1 kg का जो बाट है वो वहां पर लगा हुआ है। कभी भी आपको ऐसी दिक्कत होती है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है मेरे वेट में, तो वहां से जाके कंपेयर करोगे तो पता लगेगा कि एक्चुअल वेट क्या था, ठीक है। कंपैरिजन के लिए एक जगह फिक्स करनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट में कभी भी चेंजेस आने शुरू हो सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि अगर तुम मानो कि मैं 5 बच्चों को बोलूं 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के लिए, क्या सबकी लाइन जो खींची होगी एक बराबर होगी क्या? अगर सबको एक जैसी स्केल भी दे दूं तो भी बताओ, पांचों की लाइन अगर मैं एकदम बराबर चेक करने की कोशिश करूं, क्या एग्जैक्टली सेम आएगा सबका, कि थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, बहुत मामूली ही रहे भले, वेरिएशन तो रहेगा, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, अगर नाम सुना हो तो, ठीक है। वैल्यू आनी चाहिए थी 2 मीटर, आपकी आ गई 2.1 मीटर, तो कितने का एरर निकाल के आए, 0.1 का ना, सही है। तो यही प्रॉब्लम होती है जब भी हम लोग मेजरमेंट्स करते हैं, तो जितना बार मैं मेजरमेंट करूंगा उतनी बार में चांसेस होते जाते हैं कि कुछ ना कुछ एरर जनरेट होता रहे, ठीक है। कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, सही है। कभी पीछे वाले ने हाथ लगा दिया तो स्केल मूव कर गई, उस कंडीशन में परेशानी हो गई। ये क्लियर है, सही। तो ये तो हुई रिक्वायरमेंट्स क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। अच्छा, अब ये भी एक बात होती है कि एक अच्छा सिस्टम ऑफ यूनिट की क्या प्रॉपर्टी होती चाहिए, ऐसे बोल दो इनसे, प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड यूनिट,
एक अच्छी यूनिट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, खुद सोचो। मान लो मेरे को एक नई यूनिट जनरेट करनी है, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये बताओ। मतलब कोई नई स्केल जनरेट करनी है मुझे, मान लो थर्मोमीटर ही बनाया, थर्मोमीटर बना के आपने बोला, जैसे सेल्सियस में नापते हो ना टेम्परेचर, तो ठीक है, तो सेल्सियस जब जनरेट किया होगा तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या सोचा होगा कि क्या क्या माना जाए। सबसे पहला चीज तो यही होगा कि सब लोग माने उसको, तो पहली प्रॉपर्टी तो यही होती है, इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड बाय अ लार्ज कम्युनिटी, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल बोल सकते हो, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी कि अगर मुझे एक यूनिट को मार्केट में लाना है, मतलब उसको यूज करने वाले तैयार हों कि हाँ भाई हम इस यूनिट को मानेंगे। आप अपनी नई नई यूनिट बना के डाल दोगे तो कोई उसको यूज थोड़ी करने जा रहा है। ये समझ में आ रही है बात? और बताओ, ऐसा ही कुछ एक लॉजिक और दूं, और क्या होना चाहिए प्रॉपर्टीज में, सोचो। दिमाग लगाओ। क्या बोल रहे थे बेटा? ज्यादा भारी नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनवेरिएंट। इनवेरिएंट, करेक्ट, यू कैन से दैट। इनवेरिएंसी, या मतलब इनवेरिएंट तो नहीं बोलते हम लोग उसको, ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल और इनवेरिएंसी एक साथ ही साथ चलेगी, ठीक है। इनवेरिएंसी कि मतलब ये यूनिट समय के साथ बदले नहीं, ऐसा ना हो जो भी आपने जिसको स्टैंडर्ड बनाया उस यूनिट को, वो ड्यूरेबल रहे, लॉन्ग रन तक बना रहे या बहुत समय तक चले। ऐसा ना हो कि आपको आज आपने यूनिट बनाई, 10 दिन के बाद में आपको फिर कुछ नया सोचना पड़ रहा है उसको फिर से सही करने के लिए, ऐसा काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो ड्यूरेबिलिटी की बात हो गई। तीसरी बात बोलो, ड्यूरेबिलिटी एंड इनवेरिएंट हो गया। रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी बोलते हैं, इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए या फिर इजीली रेप्लिकेबल और रिप्रोड्यूसिबल, मतलब आराम से दोबारा से बनाया जा सके। ऐसा ना हो कि आपने कुछ चीज बना के अपने आप पास में रख ली, अब इसके बाद में आम आदमी तक पहुंच ही नहीं रही है, आपको अगर पहुंचाना है तो आपको खुद का इक्विपमेंट लेके जाना पड़ रहा है, तो वो तो बेवकूफ़ी भरी बात हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। जैसे पहले के ज़माने की बात करते थे, तो ऐसा मानो कि कोई एक राज्य है, उसमें एक राजा है, ठीक है, राजा का बेटा है, और राजा मतलब अपना राज्य में उसने जो भी अपने डिस्टेंसेस जो भी मीजर कर रखे थे वो अपने पैर के हेल्प से किए, ठीक है। मतलब उसने बोल दिया कि राजा के कदम के हिसाब से हम लोग डिस्टेंसेस नापेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि राजा चला, मान लो कभी उसका मन है कि मैं लंबे लंबे पैर रख के चलूं, तो डिस्टेंस कुछ आ रहा है, कभी छोटा, कि राजा के कदम के हिसाब से हम लोगों ने मान लो डिस्टेंसेस मीजर करी, तो उस कंडीशन में क्या होने लग जाएगा कि कभी ऐसा होगा कि मान लो राजा का पैर था, वो लंबे लंबे कदम चल के चला, तो ज्यादा डिस्टेंस या कम डिस्टेंस आ रही है, तो वो मतलब फिक्स नहीं है वो वैल्यू, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, तो ऐसी चीजों को यूनिट नहीं बना सकते हम। ये समझ में आ रही बात? ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कभी राजा का पैर बढ़ गया, साइज बढ़ गया उसका, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो भी डिस्टेंसेस थी, जो पहले 100 कदम की दूरी पे था वो 50 कदम की दूरी पर आ गया। तो टाइम के साथ में ऐसी वेरिएबिलिटी नहीं आनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, ड्यूरेबल भी नहीं है किसी भी हालत में। मान लो पैर ही कट गया, तो जंग लड़ने गए और पैर निपट गया, खेल ही खत्म। आप बताओ कैसे नापोगे? सही है, आप राजा तो बेचारा चल ही नहीं पा रहा, ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी का भी सवाल आ गया, ठीक है। रेप्लिकेबल और रिप्रोड्यूसेबल वाला तो काम ही खत्म हो गया। ऐसा थोड़ी है कि हाँ भैया आज हमें ये डिस्टेंस नापनी है तो राजा को बुलाया जाए अपने घर में, ठीक है, ऐसा काम भी नहीं है, ठीक है। आपके पास में लेंथ मेजरमेंट के लिए घर घर में स्केल है, हर एक ड्राइंग बॉक्स में स्केल आता है,
तो वो आसानी से रिप्रोड्यूसिबल है, आराम से उसको बनाया जा सकता है, ठीक है। एक बार कंपेयर करके रख दिया, अब उसका मास प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, ताकि आम आदमी आराम से उसका मेजरमेंट कर सके, कोई भी लेंथ का मेजरमेंट कर सके, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज तो रहनी ही चाहिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, सोचो, बताओ ऐसा लॉजिक कुछ। क्या हुआ? सर अगर मतलब उसका कोई रीजन हो अप्रोक्स, रीजन हो मतलब जैसे एग्जांपल वाइज बताओ, जैसे कुछ। मतलब उसका वो यूनिट लेने का कोई रीजन हो ऐसी कुछ। ठीक है, आवाज काफी तुम्हारी वेरिएट आ रही है। मतलब वो ऐसी कोई यूनिट नहीं ले ली, बस रीजन। हाँ ठीक है, वो तो वाइडली एक्सेप्टेड बाय ऑल में आ ही गया, ठीक है। ऐसे भी बोलते हैं बेटा, फीजेबल भी होना चाहिए। एक टर्म होता है फीजिबल या फीजेबल, क्या मतलब होता है इसका? मतलब एक्सेप्टेबल। हाँ, इजीली असेसेबल या इजीली अवेलेबल होना चाहिए लोगों के पास में, ठीक है। आपके पास में अवेलेबिलिटी होनी भी जरूरी है, आदमी को यूज करने में मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए सिस्टम ऑफ यूनिट को, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि बहुत खतरनाक यूनिट बना दी जिसको इस्तेमाल करना ही मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अब जैसे एक यूनिट होती है, शायद सुना, लाइट ईयर्स, राइट? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस, राइट? टाइम का नहीं है, नाम में ईयर है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी करोगे कि यार मैं मान लो अपनी हाइट नापूं लाइट ईयर्स में, ये बात सही है क्या? जनरल आदमी को ऐसी स्केल बना के दे दोगे क्या जिसमें यूनिट लाइट ईयर की लगने लग जाए? तो बेवकूफी है। दैट इज नॉट अ फीजेबल सॉल्यूशन फॉर अ मतलब कंडीशन मेजरमेंट। ऐसा यूनिट भी जनरेट करना जरूरी है जो कि आसानी से हम लोग यूज भी कर सकें, इजीली अवेलेबल एंड असेसेबल, दोनों ही काम जरूरी है। आपने ऐसी सिस्टम बना के रख दी कि हाँ भैया वेट में एक हाथी को नापेंगे, तो एक तरफ हाथी के बराबर वेट रख दिया, वो 1 किलो बोला, तो वो बेवकूफ़ी है। अब हाथी कहाँ से पकड़ के लाओगे यार, ठीक है। फीजिबिलिटी नाम की कोई चिड़िया होनी चाहिए, ठीक है। उसके बगैर कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट को अच्छा नहीं माना जा सकता, ठीक है। ये बेसिकली 4 ही चीजें हैं, मतलब एक जनरल आइडिया देना जरूरी था कि यहाँ क्या मतलब निकलता है एक अच्छी यूनिट का। कई बार ये सवाल आ जाता है फालतू टाइप का, एक सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे देगा घटिया घटिया, आपको पता होना चाहिए, तो देख के पता लग जाता है कि हाँ भाई ये तो होना ही चाहिए। थोड़ा एक कहते हैं ना लॉजिक होता है, कॉमन सेंस वाली चीज है, वो लगाना जरूरी है फिजिक्स के अंदर। ये समझ आ रही है बात? बोलो कोई अगर डाउट है अभी तक। ये अभी थोड़ा मैं कह रहा हूँ ना, No, sir. अभी थोड़ा घिस्सू टाइप चलेगा, मतलब कहते हैं ना स्टार्टिंग का जो फालतू टाइप का है ये थोड़ा, मैं अब कुछ कर नहीं सकता मैं, सॉरी फॉर दैट। थोड़ा बोरिंग टाइप चलता है स्टार्टिंग, ठीक है। उसके बाद में जब थोड़ा अपन एक्चुअल स्टफ पे पहुंचेंगे तब थोड़ा मजा आना शुरू होगा, ठीक है। अभी इसको क्या हो गया, ओके, चलो बहुत बढ़िया। ये तो हुई सिस्टम ऑफ यूनिट की बात, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट में अपन ने 3 सिस्टम देख लिए, मेजरमेंट देखा, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात की, ठीक है। एक टर्म और है यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं डायमेंशन। चैप्टर ही है यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन का मतलब कोई एक्सप्लेन कर सके तो बताओ, बहुत बढ़िया चीज है, मतलब समझाना बढ़िया है। व्हाट इज It's the power raised to the पावर रेज टू द क्या? magnitude. मैग्नीट्यूड। मास लेंथ और टाइम। क्या बेटा कुछ बोले? मास लेंथ एंड टाइम। मास लेंथ एंड टाइम, बस और नहीं? और टेम्परेचर। हाँ टेम्परेचर है, ये तो तुम खैर फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी पे चले आए, अभी तो उसकी बात ही नहीं करी मैंने। अभी सिर्फ डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। सिंपल डायमेंशन से क्या समझते हो? जैसे 1D 2D 3D टाइप का जो होता है ना, क्या मतलब निकलता है डायमेंशन का?
देखो जो तुमने अभी तक बोला कि इसको इट इज द रेज टू द पावर ऑफ फलाना ढिमकाना मैग्नीट्यूड और ये सब पचड़ा पट्टी, ये सब चीजें डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते ज्यादा आती हैं, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ तब बातें ऐसी होंगी, सही है। अभी बेसिक मतलब समझो कि डायमेंशन का मतलब क्या है। अगर फील वाली बात करें तो फील क्या जनरेट करता है डायमेंशन का, ठीक है। आप ऐसे सोचो कि जैसे मैं अपने बेसिकली, अगर आपने 10th क्लास में मैथ थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो आपको ऐसा पता होगा, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, समझ में आता है? अबे ये तो आता ही है, कॉमन सेंस। Yes, sir. बोलो क्या डायमेंशन बोलोगे इसको, 2D 3D 1D बोलो। दिस इज 2D राइट, 2 डायमेंशन है ना इसमें, Yes, sir. एक x में है एक y में है, एक गरीब x में डोल रहा है एक गरीब y में डोल रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में रिलेशन जनरेट कर देते हो तो x y का कुछ कुछ आ जाता है कचड़ा, ठीक है। अच्छा ये सब बताओ मुझे, x और y होते क्या थे एक्चुअली? Axis. हाँ एक्सिस है। अब एक्सिस पे क्या मार्क कर रहे हो, मतलब x का कुछ ना कुछ तो नाम हो सकता है ना। मान लो ऐसा हो, मैं लेंथ वर्सेस कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, लेंथ वर्सेस टाइम बना रहा हूँ, ठीक है। यू आर टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सिस से मैंने क्या ले रखी है, लेंथ ले रखी है, और वाई एक्सिस से मैंने क्या ले रखा है, टाइम ले रखा है। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी को आप कंपेयर कर रहे हो एक्स और वाई के टर्म्स में, ये समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ऐसे सोचो कि जब मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूं तो वहां पर मैंने एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता दिया है, ठीक है, कि हाँ भैया मेरी एक्स एक्सिस या इस एक्सिस पर लेंथ ही मार्क होगी, ठीक है। अब लेंथ में आप स्केल अपनी डिफाइन कर सकते हो। कई लोग कहेंगे लेंथ को मैं मीटर में नापूंगा, कई गरीब कहेंगे मैं मीटर में क्यों नापूंगा, मैं सेंटीमीटर में नापूंगा। कोई कहेगा भाई सेंटीमीटर नहीं, मेरे को इंच की जरूरत है, इंच में रखेंगे। कोई कहेगा मैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में नापूंगा, ठीक है। ऐसे लेंथ की कितनी यूनिट्स हैं ये बताओ? बहुत है, जितने बोलो उतनी यूनिट्स हैं, ये समझ में आ रहा है? पर क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस बदल रहा है उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का? कि लेंथ है, अगर मैं मीटर में बोलूं चाहे सेंटीमीटर में बोलूं या उसी चीज को मिलीमीटर में बोलूं, रहेगा तो वो लेंथ ही ना, ये समझ में आता है? सेम लॉजिक से सोचो टाइम की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो टाइम आप नापो सेकंड्स में नापो, ईयर में नापो, आवर में नापो, मिनट्स में नापो, है तो फंडा किसका, टाइम का। जैसे 1 आवर बोलो चाहे 60 मिनट्स बोलो या 3600 सेकंड्स बोलो, है सब क्या, टाइम ही है ना। उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ी बदल गया, ठीक है। तो डायमेंशन कुछ कुछ ऐसी ही बात करता है, वो ऐसी बात करता है कि मैं ऐसा टर्म डिफाइन कर रहा हूं जिसमें उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की क्या यूनिट इस्तेमाल कर रही है उस पर डिपेंडेंसी खत्म कर देना है। मतलब अगर मैं बात करता हूं, अगर कोई एक आदमी बोलता है केजी, एक आदमी बोलता है ग्राम, एक बोलता है टन, एक बोलता है क्विंटल, सबके लिए क्या है, वो बोलेगा ये तो भैया मास बता रहा है भाई, क्या बता रहा है, मास, इट डजंट मैटर एनीथिंग एल्स। सिमिलरली कोई आदमी बोले 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 50 मीटर, 100 सेंटीमीटर, सब मेरे लिए क्या है, लेंथ। तो ऐसा टर्म मैंने डिफाइन किया जो कि क्या कर रहा था, एक फिजिकल क्वांटिटी को उसकी यूनिट से मतलब नहीं रखने दे रहा था, ठीक है। जैसे मैं बात करूं स्पीड, स्पीड क्या होता है जानते हो? Distance by time. by time. डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम में मतलब मेरे को ये समझ में आता है, अगर मैं सिंपली बोलूं स्पीड की बात करते हैं तो आप अभी ऐसे समझो, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, राइट, सही। अब ये जो टर्म है मुझे ये पक्का पता है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे लेंथ आएगी। इट डजंट मैटर वो लेंथ किसी में भी हो सकती, ठीक है। नीचे क्या आएगा, पक्का टाइम आएगा, ये गारंटी है, अपना टाइम आएगा, सही। ये जो टाइम है इसमें आप यूनिट कोई भी यूज कर ले आदमी, कुछ भी है, इस फॉर्मूले में यूनिट कुछ भी लग सकती है, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल पाएगा। कि मतलब यहाँ पे टाइम की जगह ऐसा नहीं कर देगा कि वो वहां पे वेट लिख दे,
या किलोग्राम में डाल दे, उसका सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस बदल जाएगा। ये समझ में आती है बात? Yes, sir. तो डायमेंशन एक ऐसी चिड़िया का नाम है, आप ऐसे समझो, जो कि क्या कर रहा है, एक फिजिकल क्वांटिटी को उसकी मतलब उसकी यूनिट से इंडिपेंडेंसी शो कर रहा है। मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैं क्या यूनिट करता हूँ, क्या यूनिट यूज करता हूँ, उससे मतलब नहीं है, उसकी डायमेंशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या उस पर्टिकुलर क्वांटिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मतलब सिंपली अगर मैं बात करूँ, फील वाली बात है, फिर मैं बोल रहा हूँ, मतलब अगर डेफिनेशन की बात करोगे तो वही पावर वाली बात आने लग जाएगी, ठीक है। तो ये फील वाली हो गई, फील की डेफिनेशन, ठीक है। तो डायमेंशंस is a concept in which a physical quantity is given some symbol which is independent of the unit used for that physical quantity. उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ऐसा आपने सिंबल जनरेट करके दे दिया जो कि बाकी उसकी यूनिट से उसे कोई लेना देना नहीं है। आप मीटर लिखो, सेंटीमीटर लिखो, आदमी के लिए वो क्या रहेगी, लेंथ रहेगी, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बदलने वाला नहीं है। क्या कुछ समझ में आया, फील आया डायमेंशन का क्या मतलब है, ठीक है। कुछ रिलेट कर पाए इस चीज को? ओके, ठीक है, ओके। जैसे डायमेंशन वाइज में भी अगर मैं बात करता हूं, और अगर इसको प्रॉपरली हम बोलें, प्रॉपर जो डेफिनेशन की बात करते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि डायमेंशन are the exponential power raised on a physical quantity into its constituent basic fundamental quantity। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज बनी हुई हैं, जो यूज हो रही हैं, उनकी कितनी पावर चढ़ाई जा रही है एक्सपोनेंट्स में, दैट इज अ डायमेंशन। इस तरह की डेफिनेशन मिल सकती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। मतलब समझना है क्या मतलब निकल के आता है उसका, सही। इसमें एक टर्म यूज हुआ है दैट इज नोन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो नाम का ही मतलब काफी है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, समझ में आता है? व्हाट इज अ फंडामेंटल? Basic. बेसिक, जिनके Basic. बगैर काम नहीं चलता, जिनके बगैर काम नहीं चलता। मतलब ऐसी बात कि यहाँ ये तो पता होना ही चाहिए, अगर ये पता नहीं है तो आगे की स्टडी नहीं कर सकते, इस तरह की बात, सही है, फंडामेंटल। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको दो पोर्शन में तोड़ा गया है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज को दो पोर्शन में तोड़ा हमने। पहली थी बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी। Derived. यस, करेक्ट। तो फंडामेंटल और डेराइव्ड जैसा कि नाम ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो दीज आर बेसिक क्वांटिटीज। और पहली बात करते हैं अपन फंडामेंटल।
इसको कैसे डिफाइन करोगे फंडामेंटल क्वांटिटी को? इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मतलब कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए किससे? अदर फंडामेंटल अदर कोई भी यूनिट या फिर से फंडामेंटल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होना हाँ, सही है। मेन रीजन इसका यही है। फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि हम लोगों का इनके बगैर काम नहीं चल रहा। पहली चीज तो दीज आर बेसिक सेट ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। और ऐसी क्वांटिटीज जिनमें हम कोई भी दो या दो से ज्यादा, दो भी नहीं बोलूंगा, ठीक है, कोई भी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी से या उनके कॉम्बिनेशन से मेरा कोई भी बची हुई क्वांटिटी नहीं बननी चाहिए। दैट सेट इज नोन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी सेट, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं मास, लेंथ और टाइम, तो मास और लेंथ में कोई आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। दीज आर टोटली इंडिपेंडेंट थिंग्स। मास और लेंथ में कोई रिलेशन हम लोग जनरेट नहीं कर सकते, सही है। वो बोलना ही मतलब अजीब सी बात होगी कि लेंथ को मास में कन्वर्ट कर दिया, मास को लेंथ में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा काम नहीं हुआ, सही। तो मास का काम मास का है, लेंथ का काम लेंथ का है, टाइम का काम टाइम से है। इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो क्वांटिटी को मिला के एक बना दिया कि मास इंटू टाइम कर दो तो लेंथ आ जाए, ठीक है। ये काम पॉसिबल नहीं होता किसके सेट में? फंडामेंटल क्वांटिटीज के सेट में, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगी, तो these quantities are basic set of physical quantities which are independent of each other। मतलब एक दूसरे से रिलेशन नहीं रख सकती है डायरेक्टली, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इस सेट से एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी बना ली, ठीक है, डायरेक्टली रिलेट करके, ऐसा नहीं पॉसिबल, ठीक है। ये तो हुई फंडामेंटल। डेराइव्ड खुद सोचो क्या होनी चाहिए? The quantity which is expressed with the help of the fundamental quantities. यस, करेक्ट। आप ऐसे लिख सकते हो, द क्वांटिटी which are a combination of the fundamental quantities। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से जो चीज जनरेट हो रही है, दीज आर नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटी, सही। अच्छा, मेरा एक सवाल यही है, ठीक है। सवाल ये है कि एक डेराइव्ड क्वांटिटी को बनाने के लिए मिनिमम फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी चाहिए? तो हाँ, सवाल ये समझ में आया? मैंने जो पूछा, मैंने ये बोला कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी को, सॉरी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी को बनाने के लिए मिनिमम कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज का रिक्वायरमेंट होगा? एक ही। एक से काम चल जाएगा कि दो लगाने पड़ेंगे मिनिमम, या दो या एक एक से हो जाएगा। एग्जांपल एरिया या वॉल्यूम। करेक्ट, ठीक है। ये एक पॉइंट दिमाग में रखना, बच्चों को ऐसी चीजें गलत नहीं दिमाग में रखनी है कि फॉर डिफाइनिंग और डेराइव्ड क्वांटिटी minimum one fundamental quantity is required मिनिमम वन टाइप बोलना चाहिए, वन टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड, जिसका एग्जांपल आपके पास में सबसे बढ़िया है एरिया एंड वॉल्यूम का, ठीक है। एरिया और वॉल्यूम के केस में
लेंथ ही रिक्वायर्ड है और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब बेसिक सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या होंगी, उनमें हमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया गया है। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं अपने पास में? बेसिक 7 करेक्ट। बेसिक सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। QTY का मतलब क्या है? क्वांटिटी है, ठीक है। कोई शॉर्ट फॉर्म समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। देखो बेसिक सेट में बेटा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बोली गई हैं और कुछ सेकेंडरी क्वांटिटीज के बारे में भी जिक्र है, ठीक है। सीरियल नंबर ले लो, फंडामेंटल क्वांटिटी ले लो, ठीक है। इसके बाद में इसकी SI यूनिट ले लो, ठीक है। और उसके साथ साथ में डायमेंशन लिखने का तरीका भी समझो, ठीक है। डायमेंशन नहीं बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलना ज़्यादा सही है, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में जो बेसिक है दैट इज योर मास, ठीक है। मास की SI यूनिट क्या होती है बेटा? kg, और डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में m से, ठीक है। मास को किससे डिनोट करोगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m से। दे ये बता रहा है कि डायमेंशन क्या होगी इसकी? डायमेंशन है, m में डायमेंशन है, मतलब ये मास के अंदर ही चलेगा। इट डजंट मैटर, मास में कुछ भी डालो, kg डालो, ग्राम डालो, कुछ भी डालो, कोई दिक्कत नहीं, सही। दूसरा लेंथ, इसकी SI यूनिट बेटा होती है मीटर, मीटर। हाँ, और डिनोट करते हैं बेटा L से डायमेंशन, ठीक है। जल्दबाजी में ये गलती कर जाते हैं बच्चे स्टार्टिंग में कि m से सर मीटर और m से ही डायमेंशन m भी लगा देते हैं, तो ये m मास को रिप्रेजेंट कर रहा है इधर वाला, ठीक है, लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करता, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। यस ओके, तीसरा है बेटा टाइम, SI यूनिट सेकंड है, डिनोट करते हैं, ठीक है, टी। यस करेक्ट। टी। फोर्थ है अपना बेटा करंट, ठीक है। करंट की SI यूनिट बोलो? एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। A से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायमेंशन में क्या लिखते हैं बोलो? बताइए, यहाँ सन्नाटे में गए? क्यू नहीं, L/T। A या फिर I दोनों से डिनोट होता है, ध्यान रखना। I से डिनोट करते हो ना करंट को, V = IR, ठीक है। यस सर वहां से याद रख सकते हो, कई जगहों पे I मिलेगा, कई जगहों पे A मिलेगा, ज्यादा चांसेस I मिलने के ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि V = IR ज्यादा कॉमनली, ठीक है। और A क्यों डिनोट कर रहा हूँ? एम्पियर की वजह से डिनोट करते हैं कई जगहों, क्लियर? ओके, नेक्स्ट गरीब, टेम्परेचर बताओ, SI यूनिट क्या होती है? केल्विन, केल्विन, करेक्ट। केल्विन के बताओ डिनोट कैसे करते हैं, बताओ? के हाँ, के से भी करते हैं, और कई जगहों पे ये आपको थीटा भी मिलेगा, ध्यान रखें। हाँ, थीटा समवेयर, कहीं ना कहीं थीटा भी दिख सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। थीटा भी क्या रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर ही बताता है, ठीक है। अच्छा, ये बता सकते हो थीटा क्यों लगाते हो? ऐसे ही जनरल लॉजिक से, मतलब जैसे के तो समझ में आता है, के केल्विन से लगता है, तो थीटा क्यों लगाते हो? कभी सोचा नहीं? सोच तो सर आप पहली बार देखा है थीटा, तो हमने तो हमेशा के ही देखा है। थीटा बेटा इसलिए लगाया जाता है बेटा, थीटा रिप्रेजेंट व्हाट? एंगल, शायद थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है ना। यस और एंगल की शायद अपन कई बार मेजरमेंट लेते हैं डिग्रीज में, अगर सुना हो तो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। यस सर। और टेम्परेचर भी किस में नापते हो?
डिग्री डिग्री, डिग्री that's में। logic. इसलिए कई बार थीटा मिल जाएगा, समझ आ रहा है? मतलब अगर दिमाग में चिपकाना है तो कुछ स्टोरी साथ में चलनी चाहिए उसके, तो दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा के लिए। सही है, ओके। यस सर। इसके बाद में बेटा आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब ये केमिस्ट्री वाले चले गए, इसका जो यूनिट होता है दैट इज मोल। ठीक है, मोल अभी पढ़ा थोड़ी, स्टार्ट थोड़ी हुआ। केमिस्ट्री में भी क्या हुआ, थोड़ा बहुत ही हुआ होगा, तो इंट्रोडक्शन ही हुआ होगा। दैट इज MOL, मोल। ठीक है, डिनोट इसको MOL से ही करते हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी काम नहीं आने वाला, अपने तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अलग ही दिख जाता है। ठीक है, और 7th है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी ऐसा यूनिट पता है क्या? कैंडेला। कैंडेला, करेक्ट, कैंडेला है, CD से डिनोट करते हैं। ल्यूमेन भी इसकी ही यूनिट है, ध्यान रखना। कभी देखा है क्या ल्यूमेन कहीं लिखा हुआ? ल्यूमेन, अगर आपने कभी LED वगैरह के डब्बे उठाए हों, मतलब जो अपने ये LED जो जलती है ना बल्ब वाली, उस पे देखना कई बार ल्यूमेंस के टर्म्स में उसकी लाइट के बारे में बताता है कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट जलेगी, कितनी ब्राइटर होगी। तो ल्यूमेंस भी एक तरह की यूनिट है इसकी, कभी आ जाए। ठीक है, डिनोट इसको CD से ही करते हैं हम लोग। ठीक है, कैंडेला से CD। ठीक है, इसमें ये जो दोनों है नीचे वाली, एक तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कुछ जगहों पे काम आ सकता है, जैसे कि जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर फिर भी काम आ जाएगा, लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो मतलब ये मान के चलो एकदम ही यूजलेस टाइप की क्वांटिटी, अभी हमारे लिए कोई काम की नहीं होगी। ध्यान रखें, मतलब इसकी डायमेंशन तो नहीं आती कहीं भी जरूरत में। आपको जो सबसे ज्यादा काम आने वाली हैं वो कौन कौन सी होंगी? मास होगा, लेंथ होगा, टाइम होगा। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अच्छा, ओके, अभी ठीक है बेटा? वॉइस इज क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको नीचे की जो दो क्वांटिटी हैं वो बहुत रेयरली काम आने वाली हैं। ठीक है, 7 तो आएगी ही नहीं, ऐसे मान के चलो। ठीक है, सबसे ज्यादा काम क्या आएगा? मास, लेंथ, टाइम। ये तो मतलब कहते हैं जरूरत ही जरूरत का सामान है, इस तरह का मान के चलो, है ना। करंट भी काम आता है, टेम्परेचर भी काम आता है, ये कम काम आते हैं, ये सबसे ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, डबल स्टार मतलब डबल टिक लगाने का मतलब है सबसे ज्यादा काम आने वाली है। करंट, टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा काम आता है कभी कभी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ना के बराबर है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का तो मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, मतलब 11th-12th के सिलेबस में जनरली नहीं देखा। बोलो क्लियर? तो ये 7 सेट हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के। ठीक है, इनके टर्म्स में सारी चीजों को एक्सप्रेस किया जाता है। क्लियर? इसके अलावा सेकेंडरी यूनिट्स और हैं, सेकेंडरी क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं इनको, एक अलग ही कैटेगरी बना के रखी हुई है इनको। ना तो इनको फंडामेंटल बोलना चाहिए, ना ही इनको ड्राइव्ड भी बोलना चाहिए, कुछ अजीब सी ही बात है ये। ठीक है, इनमें दो ही क्वांटिटी आती है बेटा, एक आता है अपना एंगल। ठीक है, एंगल को डिनोट शायद आप लोग बेसिक यूनिट, तो इसकी क्या ऐसा यूनिट क्या होगी, बोलो एंगल की? रेडियन। रेडियंस, करेक्ट। वी ऑलवेज कंसीडर रेडियंस फॉर द एंगल। डिग्री भी लेते हैं, लेकिन डिग्री 9-10 तक ही चलता है, 11th में आके मतलब डिग्री के चांसेस थोड़े से घटाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कम हो जाता है। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होती है? ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें, एकमात्र तो नहीं मतलब वन ऑफ द टू में से ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। सही है, बाकी सारी यूनिट्स में ऐसा तुम्हें मिलेगा, डायमेंशन भी है ना, और यूनिट भी है, या फिर डायमेंशन अगर नहीं है तो यूनिट भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल किन्हीं दो चीजों का रेशियो ले लो, जैसे लेंथ अपॉन लेंथ ले लो, क्या आ जाएगा?
डायमेंशन लेस हो जाएगा ना, मतलब सभी 0 हो गया, लेंथ अपॉन लेंथ करोगे तो निपट जाएगा डायमेंशन तो, ठीक है ना। और यूनिट होगी नहीं, क्योंकि मीटर अपॉन मीटर करोगे तो अभी यूनिट खत्म हो गई, तो यूनिट भी नहीं और डायमेंशन भी नहीं। लेकिन एंगल एक ऐसी चीज में से आ गया जो कि क्या है, जिसकी यूनिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा एक और साथ में है, जिसे नाम पड़ा है सॉलिड एंगल, ठीक है। एंगल को डिनोट करते हैं बेटा अपन थीटा से, जनरली बहुत चीजें हैं वैसे तो, और सॉलिड एंगल को अपन डिनोट करते हैं ओम से। ये तो सिंबल देखा होगा शायद, ओम, यस सर। है ना, रेजिस्टेंस वाला ये, ठीक है। इसकी यूनिट है बेटा स्टेरेडियंस। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियंस में स्टर लग जाता है, मतलब सॉलिड की बात करने लग जाता है। ये भी कैसी क्वांटिटी है अपनी, डायमेंशन लेस ही है। आपने एंगल तो सुना ही होगा, लेकिन सॉलिड एंगल शायद नहीं सुना हो अभी तक, ठीक है। यस। अच्छा, एंगल का फॉर्मूला पता है क्या किसी को, एंगल कैसे निकालते हैं? आर्क लेंथ बाय रेडियस। करेक्ट, गुड। देखो मैं तुमसे एक बहुत ही सिंपल सा फंडा पूछूं। ये एक मेरे पास में एक सर्कल है, ठीक है। लेट्स टेक अ स्टार कांसेप्ट हियर, ठीक। ये मान लो एंगल है थीटा, करेक्ट। ये इसका रेडियस है r और ये लेंथ है l। दिस इज नोन एज आर्क लेंथ आई थिंक। तो क्या रिलेशन होता है इसमें, थीटा बराबर l बाई आर। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। मतलब इसको ऐसे याद रखते हैं कि मैं जो याद करवाता हूँ ऐसे याद करवाता हूँ कि आर्क लेंथ बराबर आर थीटा। हमेशा याद रखें, आर्क लेंथ बराबर आर थीटा। रीअरेंज कर सकते हो तो कुछ भी निकाला जा सकता है। रेडियस इंटू एंगल करोगे तो क्या निकल के आएगा, आर्क लेंथ निकल के आएगी, सही है। ये आया कैसे होगा, सोचा है कभी? वैसे इतना सोचना तो खैर थोड़ा अजीब बात है, लेकिन फिर भी। अच्छा ये बताओ, सरकमफेरेंस कितनी होती है सर्कल की? 2 pi r। सरकमफेरेंस इज 2 पाई आर। ये क्लियर है? अच्छा, ये समझ में आता है कि कोई भी अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो सरकमफेरेंस मैं मेजर कर सकता हूं आराम से, मतलब विद द हेल्प ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब एक आप सर्कल बना लो, एक गोला बना लो, उसके आसपास में एक मीजर इंची टेप घुमा दो, आराम से उसकी आप लेंथ निकाल पाओगे। पेरी फेरी की लेंथ निकाली जा सकती है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा ये सोचो, टोटल एंगल कितना होता है सर्कल में? 360। 360। 360 डिग्री। यहीं पे एक चीज और दिमाग में रखना, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये याद रखो कि 2 पाई बराबर बेटा 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये रिलेशन है टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियंस। ये जो टर्म है ये कहाँ आ रही है, दिस इज रेडियंस एंड दिस इज डिग्री। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, मतलब रेडियंस और डिग्री के बीच में इंटर कन्वर्जन है। तो 2 पाई बराबर कितना होता है बेटा, 360 होता है, या पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा ये सोचो कि इन दोनों की हेल्प से अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या निकलेगा। मतलब ऐसी बात कर दूं, सरकमफेरेंस अपॉन टोटल एंगल विल गिव मी व्हाट। मेरे ख्याल से रेडियस आ जाएगा, देखो ध्यान से, दिख रहा है? यस Yes, sir. सरकमफेरेंस अपॉन टोटल एंगल अगर आप करते हो तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका रेडियस निकल जाएगा। तो खुद सोचो, सरकमफेरेंस, रेडियस और एंगल में क्या रिलेशन आ गया। रेडियस इंटू
एंगल। क्या ये कुछ वैसा ही रिलेशन है? मतलब अगर एंगल पूरा 360 ना लेके थोड़ा छोटा एंगल ले लोगे तो उस रिलेशन में क्या हो जाएगा? क्या इसको मैं आर्क लेंथ भी नहीं बना सकता क्या? ये वो आर्क लेंथ है जो कितने एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है? 2 पाई एंगल के। ये समझ में आ रही बात? अच्छा, तो क्या आर्क लेंथ बराबर r इंटू थीटा लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता यहीं से लॉजिक से कि अगर मैं थीटा 2 पाई डाल दूं तो आर्क लेंथ ऑटोमेटिकली सरकमफेरेंस बन जाएगा। यस सर। यस सर। मतलब इसको एक रिमेम्बर करने का तरीका है हल्का सा कि मतलब कैसे अपने को दिमाग में रखना है। तो हमेशा क्या याद रखो? 2 पाई r को याद रखो, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो सरकमफेरेंस एक्चुअली है क्या? इट इज द आर्क लेंथ ऑफ अ टोटल सर्कल, और टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है? 2 पाई। ठीक है, तो आर्क लेंथ बराबर 2 पाई इंटू रेडियस, मतलब रेडियस इंटू एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ। क्या वैसे तो याद खुद से हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन हल्का सा दिमाग में जनरेट करने के लिए ये फंडा दिया गया। क्या कुछ समझ में आया? यस सर। ओके गुड। तो इसमें इंपॉर्टेंट मैंने एक क्या बताया कि एक तो रेडियंस और डिग्री के बीच का कन्वर्जन, कि 2 पाई बराबर कितना होता है बेटे? 360 डिग्री। तो आपसे कभी भी डिग्री रेडियंस में कन्वर्जन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना उसका। ठीक है, अच्छा मैं तुमसे एक सवाल और पूछता हूँ, ध्यान सुनना। ये क्या है? ये क्या लग रहा है? ये एक ये टर्म है अपने पास में और एक ये गोला है। ठीक है, गोला मान लेना, गोला लग नहीं रहा है। ठीक है, इसमें टोटल एंगल कितना है बेटा? इसका टोटल एंगल 360 360 है ना? 2 पाई या 360 जो बोलना चाहो। इसका टोटल एंगल कितना है? 360 2 पाई और 360। ये बात ध्यान रखना, मतलब बच्चों को लिटरली ऐसा लगता है कि सर्कल के अंदर ही 2 पाई एंगल होता है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। आप क्या दिमाग में रखें, कोई भी 2D लूप में, लूप समझते हो? पूरा गोल, गोल मतलब ऐसा नहीं कि एकदम यस सर्कल सर। जहां से शुरू हुई है वहीं खत्म करो, अब कैसे भी शेप में जाओ। ठीक है, उस पूरे लूप में जो एनक्लोज्ड एंगल होगा दैट इज कितना? 2 पाई के बराबर होगा। ये समझ में आती है बात? तो सर इसका सरकमफेरेंस हम कैसे निकाल लेंगे? कैसी आर्क लेंथ नहीं निकाल सकते हो? r इंटू थीटा लगा के। मतलब मेरा क्वेश्चन समझो कि जैसे इसका ठीक है, मैं क्या कह रहा था बेटा, इसकी सरकमफेरेंस कितनी बोलते हो सर्कल की? 2 पाई 2 पाई r इसकी सरकमफेरेंस नहीं बता सकते, या इसको अपन बोलें तो पेरीफेरी बोलना चाहिए ज्यादा से। पैरामीटर क्या बोलते हो? पेरीमीटर बोलते हो ना? पेरीमीटर ही बोलते हो शायद। पेरीमीटर। हाँ पेरीमीटर, पैरामीटर जो भी, पेरीमीटर ही बोला जाता है ना? तो सरकमफेरेंस मतलब जो सर्कल के केस में वो पेरीमीटर क्या हो जाता है? सरकमफेरेंस के बराबर हो जाता है। इसका पैरामीटर ऐसा नहीं लिख सकता क्या मैं? 2 पाई इंटू रेडियस। इसमें क्या गड़बड़ है? सोचो। इसका रेडियस सेम नहीं है। यस करेक्ट, इसका रेडियस सेम नहीं है, ये वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है? वेरिएबल। यहाँ पे कुछ अलग रेडियस, यहाँ पे कुछ अलग रेडियस, यहाँ पे कुछ अलग रेडियस, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग। क्या समझ में आ रहा है?
इसलिए इतना आसान नहीं है कि हर जगह पे क्लोज्ड कर्व में कितना लगा दो 2 पाई आर लगा दो, ये सही बात नहीं होती। लगाना सही है कि वो आर थीटा ही लगेगा, लगेगा क्या, वो एंगल इनटू रेडियस, लेकिन रेडियस हर पॉइंट पे क्या सेम है कि अलग अलग चल रहा है? अलग 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 चल रहा है, मतलब जोड़ने के लिए भी अलग अलग ही सोचना पड़ेगा, मतलब हर छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। ये समझ में आती बात? जब चीजें बदलें तो हमेशा हमारे दिमाग में एक ही टर्म आती है मैथमेटिक्स की, दैट इज नोन एज कैलकुलस। क्या नाम आता है? कैलकुलस। कैलकुलस नाम सुना है क्या कि 11th में ये आता है? यस सर। बच्चों को डर लगता है, पता नहीं सर ठीक है, डरने वाली चीज नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और उसका इंटरेस्ट यहीं से जागता है कि अरे यार ऐसी चीजों को कैसे जोड़ा जाए। न्यूटन ने भी ऐसी बातें सोची होंगी कि हाँ भाई यार ऐसी चीजों को कैसे जोड़ूं, तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है यार, ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला निकाल के दें। तब उसने क्या ड्राइव किया, पूरा कैलकुलस बना दिया। आप ऐसा सोचो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जैसी चीजें नाम सुने? यस सर। यस सर। यस सर ये यस जरूर सर सुना होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। जैसे ही बोलते हैं हाँ भाई साहब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन प्राण पी जाएंगे बच्चों के, ऐसा कुछ नहीं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब कहते हैं ना, बहुत अच्छी चीज है, देखने में मजा आ जाएगा। अरे यार ऐसी चीजें भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसको लोड की तरह नहीं लेना, कैसे लेना, एकदम मस्त हो गया, अरे यार ये तो बहुत ही सही चीज है। समझ आ रहा है? आपको इतना अच्छा कर दिया जाएगा उस पोर्शन में कि आपको तकलीफ नहीं होगी, बशर्ते आपको थोड़ा जोर देना पड़े, ठीक है। डर नहीं रखना अपने अंदर। बोलो क्लियर? यस सर। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, सही है।